हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास का गजब जवाब। अरे ओ बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे सीढ़ियों से जानबूझकर धक्का दे दिया। रुक, तुझे बताती हूँ। मेरी कमर टूट गई, कोई तो बचाओ मुझे। मम्मी जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्यों बहू रानी, भूल गई वो दिन जब तूने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था? आज भी मुझे याद है वो दिन जब तेरे बेटे मेरे पोते अभिराज का शादी था। घर की स्त्रियां मंगलचार गा रही थी। चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल था। कहीं ढोल नगारा बजाए जा रहे थे तो कहीं से पकवानों की खुशबू आ रही थी। कोई नए कपड़े पहन कर घूम रहा था तो कोई मेहमानों को दिए जाने वाला उपहार की पैकिंग कर रहे थे। कुल मिलाकर वहां उपस्थित सभी लोग किसी न किसी काम में व्यस्त थे। लेकिन क्या मजाल कि सैकड़ों लोगों के उस भीड़ में एक को भी फुर्सत मिली हुई है जानने की कि 75 वर्षीय बूढ़ी माँ ने कुछ खाया है या नहीं, कहीं उन्हें प्यास तो नहीं लगी। कोई भी मेरे बारे में पूछा नहीं। सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन मेरी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभिराज की शादी में सब इतना व्यस्त हो गए थे कि घर में क्या हो रहा किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन एकमात्र मेरी पोती आभा, जो अपने भाई से पूरे 5 साल की छोटी थी, उसे सब पता था कि उसकी दादी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन उसकी कौन सुनने वाला था। उसने अपनी माँ से कई बार कहा कि दादी को भूख लगी है, खाना दे दो, लेकिन तुमने उसे डांट टपट कर चुप करा दिया। फिर वो चुपचाप समोसे, कचौड़ी, गाजर का हलवा, पकौड़े, खीर, पूरी एक थाली में निकाल कर मेरे कमरे में ले जाकर रख दिया और धीरे से मुझे आवाज लगाया। कमरे में अंधेरा होने के कारण आभा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मेरी आंतें भूख से तड़प रही थी। मैं झट से अपने पलंग से उठी और आभा की आवाज की ओर बढ़ी। आभा ने जैसे ही भोजन की थाली मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं उस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे कई दिन से भूखी हूँ, और वो भी क्यों ना, क्योंकि सारे पकवानों की खुशबू मेरी भूख को और अधिक बढ़ाए जा रही थी। मैंने थाले में रखे सारे पकवान थोड़ी ही देर में चट कर दिए। फिर मैंने मन में सोचा क्यों ना आभा से कहकर और एक प्लेट भोजन मंगवाया जाए, लेकिन छोटी सी बच्ची को और अधिक परेशान करना ठीक नहीं समझा। ऐसा सोचकर मैं अपनी उंगलियां चाटती रह गई। आभा ने देखा कि उसकी दादी अभी उंगलियों को चाट कर चटकारे ले रही है। तब समझ गई बेचारी मेरी बच्ची कि मैं और खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पा रही थी। उसने पूछा, दादी और खाना है क्या? मैंने हाँ में सर हिला दिया, और जब आभा मेरे पास से उठकर चली गई तो मैं अपनी लाचारी पर फूट फूट कर रोने लगी। यह सोच कर के एक समय था जब इस घर में मेरी ही चलती थी। मैंने जो कह दिया मानो पत्थर की लकीर होता था। लेकिन समय ने ऐसी करवट लिया कि आज मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ कोई पूछने वाला नहीं था। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन मेरे बेटे बहू ने मुझे एक बार भी खाना या पानी के लिए नहीं पूछा। लेकिन रात में जब सभी लोगों का खाना चल रहा था, अचानक लाइट चली गई और सभी लोग पसीने से तरवितर हुए जा रहे थे। और अभिराज की शादी में मेरे बेटे रमन, या ऐसा कहूँ बहू रानी कि तेरे पति के ऑफिस के बॉस भी आए हुए थे अपनी पत्नी के साथ। उन दोनों को भी लाइट चले जाने से अत्यधिक गर्मी लग रही थी, तो दोनों छत पर खुली हवा में चले गए और छत पर जाकर बैठ गए। छत पर रखी हुई सामानों को देखने के लिए रमन के बॉस मिस्टर मित्तल ने अपनी मोबाइल के लाइट को जब जलाकर छत पर इधर उधर देखने लगे, तब उन्होंने देखा कि छत पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है। एक कोने में एक टूटी हुई कुर्सी है जिसके ऊपर उन्हें कुछ ऐसा सामान दिखाई दिया जो देखकर वो चकित हो गए, और उस सामान को देखने के लिए वो पास में गए और अपने मोबाइल के लाइट से देखा। तो देखते ही वो सरप्राइज हुए कि शायद ये कोई अच्छी सामान है। उसको उठाकर जैसे ही हाथ में लेकर अपनी पत्नी के पास गए तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर फूलदान है। इसे तो लगता है किसी ने अपने हाथों से बनाया है। देखिए इस पर कितनी सुंदर कारीगरी की गई है। मिसेस मित्तल ने अपने पति से कहा कि यह पतली रस्सियों की बनी हुई फूलदान है। आपको याद है इन रस्सियों से हमारी दादी, नानी, माँ सब कितनी सुंदर सुंदर फूलदान या झूले बनाया करती थी, और आज ऐसा बना हुआ फूलदान बाजार में कहीं नहीं देखने को मिलता। यह तो विरासत है हमारे देश की, हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए।
आपको पता है, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस तरह की कला सीखूं, पर मैं सीख नहीं पाई क्योंकि मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर शहर चली आई थी। अपने माँ और दादी के साथ रह नहीं पाई, लेकिन अब मैं इसे सीखना चाहती हूँ। पर यह यहाँ कैसे आया? इस घर में कौन है जो इस कला को जानता है? तभी वहाँ छत पर आभा आ जाती है और वह मिसेस मित्तल के हाथ में फूलदान को देखकर बोलती, अरे यह फूलदान आपको कहाँ मिला? मैं इसे बहुत दिनों से खोज रही थी। तब मिसेस मित्तल बताती है कि मुझे यही छत पर ही ये फूलदान मिला है। ये किसकी है? तो आभा ने कहा, यह मेरी है। क्या तुम्हारी है? तुमने इसे बनाया है? तुम जानती हो इसे बनाने? तभी आभा कहती है, नहीं नहीं, मैंने इसे नहीं बनाया है, इसे तो मेरी दादी ने बनाया है। और मेरी दादी ने तो बहुत सी चीजें बनाई हैं इस तरह के। यह तो केवल छोटी सी फूलदान है, एक बड़ी फूलदान भी है, एक गुड़िया भी है, गुड़िया के लिए झूला भी है, बैठने की आसनी भी है। ऐसे मेरी दादी ने बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है। मिसेस मित्तल पूछती है कि वह सारी चीजें कहाँ हैं? तो आभा कहती है, वो सामान कहाँ है मुझे पता नहीं, पर मेरे पास एक गुड़िया और झूला है। तभी मिसेस मित्तल ने कहा, तो मुझे दिखा सकती हो? जी बिल्कुल। ऐसा बोलते हुए आभा उन्हें लेकर नीचे अपने कमरे की ओर जाने लगती है। तभी लाइट भी आ जाती है। फिर आभा उन दोनों को हॉल में बैठाकर अपने कमरे से अपनी दादी की बनाई हुई गुड़िया और उसकी झूला लेकर आती है और मिसेस मित्तल और मिस्टर मित्तल को दिखाती है, जिसे देखकर वे बहुत खुश होते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। तभी वहाँ पर आभा की माँ दिव्या आ जाती है और आभा को डांटते हुए कहती है कि क्या तुमने ये बेकार सी पुराने सामानों को निकाल कर यहाँ रखा है? इन सब को यहाँ से ले जाओ, अंदर रखो और जाकर स्टाफ को बोलो मेहमानों के लिए शरबत लाए। लेकिन मिसेस मित्तल आभा के हाथ से वो गुड़िया और झूला लेकर देखने लगती है और कहती है, ये कितनी सुंदर कारीगरी है, इसे जिस किसी ने भी बनाया है वो हस्तकला से निपुण है। तभी दिव्या हंसते हुए कहती है, नहीं मैम, इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है। आज के जमाने में इस हस्तकला की बनी हुई सामानों को कोई नहीं पूछता। अभी तो एक से एक मॉडर्न सामान, मॉडर्न फूलदान सबके घरों में दिखते हैं, इसे कौन पूछता है? तभी मिसेस मित्तल दिव्या से कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता, यह एक धरोहर है, हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। यह हमारी विरासत है, यह एक हस्तकला है। तुम्हें नहीं पता कि इसकी विदेशों में कितनी डिमांड है। हमारे देश में तुम जैसे नीच सोच रखने वाले इसकी महत्व को नहीं समझते, लेकिन विदेशों में जाकर देखो कि लोग इससे अपने घरों को सजा कर रखते हैं। मैं तो मिलना चाहती हूँ माँ जी से। कहाँ है माँ जी? मुझे उनके कमरे तक ले चलो। यह सुनकर दिव्या का तो खून खौल जाता है। वह कहती है कि माँ जी अभी आराम कर रही है, आप उनके कमरे में अभी नहीं जा सकते। फिर शादी के कामों में लग जाती है। मिसेस मित्तल भी कुछ नहीं कहती क्योंकि शादी की रस्में चल रही थी। इधर शादी की सारी रस्में अच्छी से हो जाती है और फिर सब मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। दिव्या अपनी बेइज्जती अपने पति के बॉस के बीवी के हाथ से बर्दाश्त नहीं करती। वो अपनी सास की तारीफ सुनकर बौखलाई हुई रहती है। तभी नई नवेली दुल्हन के आने के बाद दिव्या का बेटा अभिराज अपनी माँ से कहता है कि माँ, रेनू को उसकी दादी सास से तो मिलवा दो। दिव्या सोचती है कि अगर नई नवेली दुल्हन उस बुढ़िया के कमरे में जाएगी तो उसकी सारी असलियत सामने आ जाएगी। इसलिए वह कहती है, ठीक है बेटा, तुम रुको, मैं तुम्हारी दादी को लेकर आती हूँ, थोड़ा उनका भी कमरे से निकलना हो जाएगा। और वो अपनी सास के कमरे में चली जाती है और कहती है, बुढ़िया उठ, तेरे पोते ने तुझे बुलाया है अपनी नई नवेली बहू को दिखाने के लिए। अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जा। फिर दिव्या अपनी सास उर्मिला जी को लेकर अपने बेटे के कमरे में जाती है और उन्हें नई नवेली बहू का चेहरा दिखाकर वापस लेकर जब सीढ़ियों से उतरती है तब उन्हें धक्का दे देती है, जिससे उर्मिला जी बुरी तरह से चोट खाती हुई लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर आती है। तभी वहाँ पर मिसेस मित्तल और मिस्टर मित्तल पहुँच जाते हैं, जो यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो सब कुछ समझते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने जाते हैं तभी नाटक करती हुई दिव्या कहती है, माँ जी आप कैसे गिर गई? कैसे गिर गई आप? आपको चोट तो नहीं लगी? फिर आभा ने उर्मिला जी को डंडे के सहारा देकर उठाने की कोशिश की। मिस्टर और मिसेस मित्तल ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उर्मिला जी की आंखों के आंसू बता रहे थे कि उन्हें कितनी तकलीफ है। मिसेस मित्तल ने कहा, माँ जी मैं तो आपसे वो फूलदान बनाने सीखने आई थी, क्या आप मुझे सिखाएंगी? उर्मिला जी उस समय बहुत ही तकलीफ में थी।
लेकिन अन्याय से उन्हें अपने बेटे द्वारा कही गई तरक्की वाली बात याद आ गई तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। जब वह उठने की कोशिश करने लगी तो उठ ही नहीं पाई। उन्होंने अपनी बहू को उठाने के लिए कहा तो वह उन्हें उठाने के लिए तो आई, लेकिन उठाने के बहाना करते हुए आधा उठाकर धड़ाम से पटक दी। उर्मिला जी को दर्द सहन नहीं हुआ, वह फूट फूट कर रोने लगी। तब मिस्टर मित्तल ने देखा उर्मिला जी कुछ ज्यादा ही तकलीफ में है तो उन्हें उठाने लगे। तभी रमन भी वहां आ गया और दोनों ने उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उनकी पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका इलाज चलता रहा। उसी बीच दिव्या आभा को लेकर अपने मैके चली गई और रमन को ऑफिस की तरफ से उसके बॉस ने दूसरे शहर में भेज दिया और अविराज अपनी नई नवीनी दुल्हन को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। जब उर्मिला जी की अस्पताल से छुट्टी हुई तो मिस्टर मित्तल ने उन्हें अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। अम्मा जी पहले तो थोड़ी सकुचाई, फिर हामी भर दी। अब मित्तल के घर में अम्मा जी सभी के साथ इतनी घुल मिल गई कि उन्हें अपने घर की याद ही नहीं आती थी। अब तो मिसेस मित्तल ने उर्मिला जी से हस्तकला सीख ली और उर्मिला जी ने अपने हस्तकला से एक से बढ़कर एक चीजें बना दी। उन सारी चीजों को बनाने और बनने के बाद की वीडियो बनाकर मिस्टर मित्तल ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। उर्मिला जी के सारे वीडियो इतनी तेजी से वायरल होने लगे कि बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आने लगे कि वे अम्मा जी से मिलना चाहते हैं। मित्तल के घर रहते हुए अम्मा जी को लगभग 8 महीने होने लगे थे, लेकिन उस बीच न ही दिव्या ने कभी अपनी सासू माँ की खबर ली, न ही रमन ने पता लगाया कि माँ अस्पताल से छुट्टी होने के बाद कहाँ गई। मिस्टर मित्तल भी उन्हें अम्मा जी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उतने दिन में उनके साथ रहते हुए अम्मा जी ने उनको सारी बातें बता दी थी। कभी कभी तो अम्मा जी ऐसी दर्दनाक बातें बताती कि वो खुद ही रो देती। उनके साथ साथ कभी कभी वे दोनों भी रो देती। इस प्रकार कभी हंसते कभी रोते अम्मा जी का समय मित्तल के घर में कट रहा था। दिव्या को कई बार याद आता कि बुढ़िया अस्पताल में ही मर या खप गई, उसका पता लगाना चाहिए क्या। लेकिन फिर मन में विचार आते, कहीं मैंने फोन लगाकर पूछ लिया या उससे मिलने चली गई तो वह मुसीबत फिर से मेरे ही पीछे न पड़ जाए। इससे अच्छा होगा उसके बारे में पता ही ना लगाया जाए और वह चुपचाप रह जाती। तभी एक दिन टीवी पर कुछ कामयाब लोगों का इंटरव्यू चल रहा था। वहीं उर्मिला जी का नाम भी लिया गया और बताया गया कि 75 साल की उम्र में भी बहुत ही बारीकी से एक से बढ़कर एक चीजें बनाती है और उनके द्वारा बनाई गई चीजों को दिखाया गया और बताया गया कि उनके द्वारा बनाई गई चीजों की कीमत लाखों रुपये है। लोग प्रदर्शनी में उन्हीं के द्वारा बनाई गई चीजों को लेने आते हैं, क्योंकि आजकल की पीढ़ियों को तो वह सब बनाना नहीं आता है, इसलिए लोग यादगार के रूप में उसे रखना चाहते हैं। यह सब टीवी में देखकर दिव्या और रमन की आंखें तो फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह बेकार बुढ़िया आज लाखों करोड़ों की मालकिन होगी। फिर रमन ने दिव्या से कहा, दिव्या तुम्हें याद है तुम्हारे आने से पहले हमारे दरवाजे में माँ ने धागे के बने पर्दे लगाए थे, टेबल क्लॉथ थे, घर में जगह जगह पर कई सजावट के सामान माँ के ऊन और धागों से बनाए थे। लेकिन तुम तो ठहरी राजकुमारी, वो भी आज के जमाने की। तुम्हें कहाँ पसंद थे वो सब, और तुमने वो सब निकाल कर फेंक दिए और लगा लिए आज के जमाने के नए पर्दे और सजावट के सामान। तब दिव्या को याद आया, हाँ मैंने तो उन सब को फेंक दिया, लेकिन अम्मा जी के बक्से में शायद कुछ पुरानी चीजें होंगी, शायद हमें भी 2-4 लाख रुपए मिल जाए, चलिए जरा जाकर देखते हैं। वे उस अंधेरी कोठरी में गए। तब उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप अम्मा जी के बिस्तर के ऊपर था और एक बक्से के ऊपर था। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागे और अपने कमरे के अंदर आकर दिव्या बोली, बुढ़िया के दोस्त है क्या जो उनके बक्से की रखवाली करते हैं? क्या उस बुढ़िया के रहते एक दिन भी नहीं निकले होंगे? अगर बुढ़िया के रहते ही निकल जाते और काट खाते तो कितना अच्छा होता ना, यह सब झंझट ही खत्म हो जाता। रमन बोला, दिव्या कुछ तो शर्म करो। मैं मानता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा बेटा नहीं बन पाया, लेकिन अब तो मेरी माँ ना ही तुम्हारे पास है, ना ही तुमसे पैसे मांग रही है। अब उसकी इतनी औकात है कि वह तुम्हें दे सकती है पर लेगी नहीं, समझी? इसलिए किसी का अच्छा नहीं कर सकती हो तो किसी का बुरा तो मत सोचो। दिव्या एक कुटिल मुस्कान के साथ रमन की तरफ देखी और बोली, अरे वाह, माँ की अमीरी देखकर बड़ा प्यार उमड़ रहा है। आज के पहले कहाँ गए थे?
तुम्हारे इतने अच्छे विचार। रमन अब इसी कोशिश में लगा रहा था कि किसी भी तरह माँ को ढूंढना है और उन्हें मनाकर घर वापस लाना है, ताकि वो उनके पैसे लेकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। दूसरे दिन अपने बॉस को फोन लगाकर बता दिया कि वह आज ऑफिस नहीं आ पाएगा। बॉस ने जब कारण पूछा तो उसने अकड़ कर कह दिया, कहा ना मेरा पर्सनल काम है। जो रमन हमेशा भीगी बिल्ली बना हुआ रहता था, आज ऐसे अकड़ कर बात कर रहा था कि मिस्टर मित्तल को समझ में नहीं आ रहा था कि रमन ऐसे क्यों बात कर रहा है। मिस्टर मित्तल को चिंतित देख अम्मा जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? तब उसने अपनी परेशानी की वजह रमन के द्वारा की गई बात बताई। तो अम्मा जी तुरंत ही समझ गई कि बात क्या है। उन्होंने बताया कि वह मुझे ढूंढ रहा होगा क्योंकि वह एक बार में ही करोड़पति बन जाना चाहता है। लेकिन अम्मा जी की बात से सच्चाई जानकर वो सतर्क हो गए कि अब तो उर्मिला जी की मर्जी के बगैर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे रमन को। रमन ने जॉब छोड़ दी और अम्मा जी को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ मारे घूमता फिरता था। जैसे ही घर आता उसकी पत्नी उससे लड़ाई झगड़े करती। इस प्रकार रमन ना ही घर में खुश था और ना ही बाहर, और ना ही उसके पास जॉब थी। अब धीरे धीरे उसके पास के सारे पैसे खत्म हो गए। अब तो भीख मांगने के नौबत आ गई। तभी एक दिन अमन भूखे प्यासे पत्नी से लड़ाई करके घर से निकल गया। चलते चलते वो अपने बॉस के घर पहुंचा और वहीं बेहोश होकर गिर गया। रात भर रमन वहीं पड़ा रहा। सुबह सुबह अम्मा जी रोज की भांति गेट के बाहर पानी छिड़कने गए। जैसे ही उन्होंने रोड पर पानी छिड़का, 2-4 बूंद रमन के मुंह पर भी गिरा। रमन ने धीरे से आंखें खोली। उसने अम्मा जी को देखा, पर अम्मा जी की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। उन्होंने रोज की तरह पानी छिड़का और अंदर जाने लगी। तभी रमन ने दौड़कर उनका पैर पकड़ लिया और बोला, माँ मुझे छोड़कर आप कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा माँ। थोड़ी देर के लिए तो उर्मिला जी का भी मन अपने बेटे को देखकर पसीज गया। उसकी हालत देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर भी उन्हें याद आया, आज पूरे 1 साल होने जा रहे, तब तक तुझे मेरी याद नहीं आई और टीवी पर मेरा प्रोग्राम देखते ही माँ की याद आ गई। कैसा बेटा है तू, चल हट यहाँ से मतलबी कहीं का। आज तेरी माँ पैसे वाली है तो तुझे याद आ गई कि इस दुनिया में तेरी कोई माँ भी है। उर्मिला जी अपने बेटे के ऊपर चिल्ला ही रही थी कि उनका शोर सुनकर मिस्टर और मिसेस मित्तल भी वहां आ गए। मन दौड़कर उसका पैर पकड़ लेता है और रोते हुए बोला, सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर मैंने अपनी माँ के साथ साथ आपके साथ भी बदतमीजी की है, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर मित्तल बोले, देखो रमन, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला। तुमने अम्मा जी को एक बार अस्पताल में डालने के बाद दोबारा उनके बारे में पूछने तक नहीं गए। कैसा बेटा है तू। मानता हूँ तुम्हारी पत्नी पराए घर से आई है, लेकिन तुम तो अम्मा जी के अपने बेटे हो ना। फिर अम्मा जी से इतनी नफरत क्यों करते हो? और जब इतनी नफरत करते ही हो तो फिर क्यों अम्मा जी को ढूंढते हुए आए हो? इसलिए ना, ताकि तुम अम्मा जी के सारे पैसे लूट सको। सुन सकेगा तो सारी सच्चाई सुन। मैं तो खुद ही अम्मा जी और उनके सारे पैसे तुम्हारे पास लौटाने के लिए आने वाला था, लेकिन तूने समय से पहले ही अपनी सच्चाई बता दी कि तू कितना गिरा हुआ इंसान है। माँ के बारे में पता चला नहीं कि चला उनके पैसे लेने। इतनी भी शर्म नहीं कि इस उम्र में कमाए पैसे पर भी कैसे हक जता सकते हो। तभी गुस्से से आग बबूला होता हुआ रमन अपने बॉस पर हाथ उठाता हुआ बोला, एक तो मेरी माँ को चुपके से अपने पास रखा और अब पैसे देने से इनकार कर रहा है। तभी उर्मिला जी अपने बेटे की गाल पर 2 थप्पड़ जड़ कर देती हैं और कहा, नालायक कहीं के, तुझे शर्म नहीं आई अपने बड़े भाई समान अपने बॉस पर हाथ उठाते हुए? आज उन्हीं की मेहरबानी है कि मैं जिंदा हूँ और तू पैर पकड़ कर रो रहा है, वरना तुम दोनों पति पत्नी ने तो मुझे कब का मार डाला है। तभी तो मेरी खोज खबर भी नहीं ली। मैं मरूं या जिंदा भी रहूं, यह साहब तो फरिश्ता है। इन्होंने ही मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाया है और उसी लोभ और लालच के कारण माँ को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। वरना तेरे घर में रहकर मेरी औकात ही क्या थी? बाथरूम साफ करना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना और उसी काल कोठरी में दिन रात पड़ी रहना। आज यह फरिश्ता ही है जिसकी वजह से मैंने जीना सीखा है। और अगर अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना मजबूरन मुझे पुलिस बुलाना पड़ेगा। पुलिस की बात सुनकर रमन दौड़ा भागा वहाँ से भाग गया और अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई।
तब दिव्या ने कहा ठीक है मैं देखती हूँ बुढ़िया कैसे वापस नहीं आती, और दिव्या अपनी सास को मनाने मिसेस मित्तल के घर चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि सामने हॉल में कोई नहीं दिखाई देता है, तो एक नौकर से पूछती है कि उर्मिला जी का कमरा कौन सा है। नौकर बताता है ऊपर से दूसरा कमरा। दिव्या दंदनाती हुई सीधे उर्मिला जी के कमरे में पहुंच जाती है। जाकर देखती है कि उर्मिला जी सो रही हैं। उनके पास जाकर उनके पैरों को दबाने लगती है। पैरों पर किसी का स्पर्श महसूस करते ही उर्मिला जी उठ बैठती है और सामने अपनी बहू को देख अपना पैर खींच लेती है। तभी दिव्या मगरमच्छ के आंसू रोते हुए कहती है, माँ जी मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके अपने घर ले जाने आई हूँ। हमसे जो भी गलती हुई है हमें माफ़ कर दीजिए। अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आपका पूरा ख्याल रखेंगे। आप हमें जो भी सजा देंगे हमें मंजूर होगा। उर्मिला जी अपनी बहू से कुछ नहीं बोली और चुपचाप उठ खड़ी हुई। दिव्या को लगा कि माँ जी घर वापस जाने के लिए मान गई है। दिव्या उर्मिला जी का हाथ पकड़कर दूसरे मंजिले से नीचे उतरने लगी। जैसे सीढ़ियों के पास पहुंची उर्मिला जी ने दिव्या से अपना हाथ छुड़ाया और क्षणिक पलों के लिए उन्हें वो दिन याद आ गया जब दिव्या ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था। अपने आप को कठोर बनाते हुए उर्मिला जी ने उस समय दिव्या को 10 सीढ़ियों से धक्का दे दिया। दिव्या उई माँ करती हुई सीढ़ियों के नीचे जा गई। किसी के चीखने की आवाज सुनकर मिस्टर और मिसेस मित्तल भी वहां पहुंचे तो देखा कि दिव्या अपनी कमर पकड़ी हुए चिल्ला रही है। उन दोनों को भी वो दिन याद आ गया जब दिव्या ने उर्मिला जी को धक्का दिया था। फिर उर्मिला जी लिफ्ट से नीचे उतरी और दिव्या के सामने जा खड़ी हुई और दिव्या को वो सारा वाक्य याद कराया जो उसने उर्मिला जी के साथ किया था। दर्द से तिल मिलाती हुई दिव्या गुस्से में बोली, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? भूल गई मैंने तेरा क्या हाल बनाया था, तू उसी लायक थी। तभी उर्मिला जी कहती है, बहू तुमने ही तो कहा कि माँ जी आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर होगा, तो तेरी यही सजा है, जैसे को तैसा। शुक्र मना कि मैंने तेरे कर्मों के सजा के लिए पुलिस नहीं बुलाई। अगर दोबारा तू या तेरा पति कभी भी मुझे इस घर के पास दिखे तो मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगी पुलिस बुलाने में। निकल जा मेरे घर से। मिस्टर मित्तल ने इंसानियत दिखाते हुए दिव्या को अपने नौकरों की मदद से उसके घर तक भिजवा दिया। अब कोई भी ताल नहीं गली तो उन दोनों ने आभा को अपनी सीढ़ी बनाया उर्मिला जी के खजाने तक पहुंचने के लिए। अब उन्हें जब भी पैसों की जरूरत होती आभा के सामने रोना रोते। आभा को अपने माता पिता का दुख देखा नहीं जाता। उसकी दादी उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उनसे पैसे ले लेती और अपने मम्मी पापा को दे देती। एक दिन आभा को भी जब सारी सच्चाई पता चली तो उसने भी अपनी दादी से पैसे मांगने बंद कर दिए। अब रमन और दिव्या को खून के आंसू रोने पड़ते हैं और आभा अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस कहानी में आपको किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा वो भी बताइए। जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।